What were my aspirations for Canada, how they went down the drain and how I cope with it. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैनेडियन इमिग्रेशन का पाथ जो मैं सोच रहा था मैं चूज करूंगा उसका क्या हुआ और अब मैं उसके बारे में कैसा सोचता हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो में इमिग्रेशन के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपको आने वाली वीडियोस का इंटीमेशन चाहिए तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। विदाउट फर्दर डू, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई इमिग्रेशन एडवाइस आपको नहीं दूंगा। मैं आपको इसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा, अपने जानने वालों की अपनी एग्जांपल बताऊंगा और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें इसमें ऐसी बताऊंगा जो आपको इमिग्रेशन में हेल्प तो कर सकती हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको कोई एडवाइस देने के कंडीशन में नहीं हूं। तो हम बात करेंगे कि व्हाई कैनेडियन इमिग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 2017 में पहली दफा दिमाग में आया था कि यार व्हाई नॉट टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। उस वक्त हालांकि एज काफी आगे जा चुकी थी। मैं आगे बात करता हूं कि अगर कैनेडियन इमिग्रेशन किसी को चाहिए तो आपके पास क्या क्राइटेरियाज हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका एज आता है। एज फैक्टर अगर आप जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि आपको जाना है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर कनाडा। सबसे अच्छी बात यह कि आपके पास पासपोर्ट बहुत जल्दी आ जाता है कनाडा का। अगर रिलेटिवली देखें, आप किसी और जगह पे जाएंगे, यूके में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, आपको जो पाथ टू पासपोर्ट है वो इट्स प्रिटी लॉन्ग अगर आप कंपेयर करें कनाडा से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यूएस से प्रॉक्सिमिटी है इसकी। आपको बहुत बड़ी मार्केट है, जॉब मार्केट है जो आपको करीब में मिलती है वहां पर। इसके अलावा ऑफ कोर्स इट्स अ वेलफेयर कंट्री। आपको पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बच्चों की, और आपको हेल्थ केयर का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चीपर यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप वहां पर कंपेयर करें ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और कैनेडियन रेजिडेंट्स की जो बच्चों की यूनिवर्सिटीज की फीस है, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। यानी कि वन थर्ड और 1/4 का इतना फर्क आ जाता है बीइंग अ रेजिडेंट कैनेडियन। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो जो सॉफ्ट इमेज कनाडा का है तो इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कंट्री है। कोई भी जो वहां पर रह रहा है वो इसी तरह की बात करता है। अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इस वक्त कनाडा इज अ वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। और इसके अलावा वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कंपेयर टू एनी अदर कंट्री आफ्टर पासपोर्ट। वैसे पासपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से 3 से 4 साल एट मैक्स आपको लगेंगे, पासपोर्ट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद आप अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां पर आपको एक स्पेशल स्टेटस होता है, आपको वो मिल जाएगा, तो आप यूएस में जॉब भी कर सकते हैं। तो ये तो एक जनरल सा एक आइडिया मैंने आपको दिया कि मैं क्यों कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में सोच रहा था। ऑल्दो कि आई वाज नॉट सीरियस, लेकिन जब बंदा इस तरह की थॉट आती है दिमाग में तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसमें ये प्रोसेस में आ जाता है और फिर सीरियसनेस आ जाती है। थोड़ी सी बात करें अगर कैनेडियन सीआरएस की, बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है। किसी को भी इमिग्रेशन के लिए कैनेडियन सीआरएस के एक पर्टिकुलर स्कोर चाहिए होता है। अब उस स्कोर के अंदर क्या आपके स्कोर आते हैं, ये 1200 पॉइंट्स का एक पूरा नंबरिंग सिस्टम होता है। 1200 पॉइंट्स में से 600 पॉइंट आप अलग करते हैं। 600 पॉइंट नॉर्मली जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए होते हैं और उसके अंदर पीएनपी कहलाता है वो। और प्रोविंशियल नॉमिनेशन कुछ लोगों को मिल सकता है जो जिन लोगों का क्राइटेरिया किसी पर्टिकुलर प्रोविंस को समझ में आता है और वो उनको पिक कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोचें। अगर आप श्योर शॉट जाना चाहते हैं कनाडा तो आपको 600 पॉइंट्स के अंदर से अराउंड आजकल के हिसाब से 470-80 प्लस के आपको पॉइंट्स चाहिए, और वो आसान पॉइंट्स नहीं है लेना, बाय द वे। अगर बात करें ना सीआरएस के क्या क्या इसके पॉइंट्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं सीआरएस में, तो सबसे पहले तो आपकी एज अफेक्ट करती है। अगर अब मैं आपको एक पेंट करूं पिक्चर के कौन सा बंदा आराम से कनाडा जा सकता है, तो अगर मैं बात करूं एज की तो अंडर 30 को कनाडा बहुत ज्यादा फेवर करता है कि वो उसके सबसे अच्छे स्कोर मिलते हैं एज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडर 30 बिटवीन 26 until let's say between 24 until 30-31 आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स उस वक्त मिल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन में मास्टर्स इंक्लूड हो गया है जो कि एक्सेप्टेड है कैनेडियन स्टैंडर्ड्स पर, जो कि नॉर्मली होता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी आपको पॉइंट्स दिलवाता है एक्स्ट्रा। और अगर आप पीएचडी हैं तो नथिंग लाइक इट, फिर आपको और एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस तो होता ही है नॉर्मली सबका, वर्क एक्सपीरियंस का मसला नहीं होता। वर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 इयर्स का आप क्लेम कर सकते हैं।
इसमें थोड़ी सी एक डायलेमा ये है कि आप अगर 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस लें, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाएं, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाएं या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाएं, सबको वो एक ही लाइन में लेके आ जाते हैं। यानी कि 3 साल एट मैक्स अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपका तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस का इतना बड़ा मसला नहीं है। लैंग्वेज एबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोग मार खाते हैं। एक जो मैजिकल नंबर कहलाता है कैनेडियन सिस्टम के अंदर, सीआरएस के अंदर, वो आइल्स का आपको 8777 है। 8 लिस्टिंग के अंदर, बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर 7। तो आइल्स अगर आपको पता हो आइल्स के बारे में, अब मैं इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आइल्स एक इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम होता है और उसके अंदर आपके टेस्ट करते हैं आपको 3-4 चीज़ों के ऊपर, बेसिकली स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। तो इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर आपको पर्टिकुलर बैंड लेकर आना होता है। तो अगर कैनेडियन सीआरएस की बात करें तो आप अगर मिनिमम अगर आपको नॉर्मल तरीके से जाना है तो आपको 8 लिसनिंग में, बाकी सब में 7 लेकर आना है। तो आपका बहुत अच्छा चांस बन जाता है नॉर्मल तरीके से जाने का। पीएनपी की बात मैं नहीं कर रहा अभी, प्रोविंशियल नॉमिनेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके अंदर 600 पॉइंट्स आपको ऐड हो जाते हैं, तो फिर आइल्स का 6 स्कोर भी चल जाता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो यू शुड नॉट एम फॉर दैट, यू शुड एम फॉर द मेजॉरिटी के जो लोग जहां जा रहे होते हैं सीआरएस अपना 470-80 प्लस करके जो जा रहे होते हैं, उनमें आपको अपने आप को करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आपको जो लैंग्वेज एबिलिटी मैंने बताया, इसमें इंग्लिश के अलावा फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। उसके अंदर अगर फ्रेंच आपको आती है तो आपको बहुत एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं उसके, क्योंकि कैनेडियन बेसिकली 2 लैंग्वेजेस वहां ज्यादा चलती हैं, इंग्लिश प्रिडोमिनेंटली एंड देन फ्रेंच एज वेल, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज भी अगर आप कोई कोर्स कर लें उसका, तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा स्पाउस प्रोफाइल के अंदर आपको मिलता है, अगर आपकी स्पाउस लेट से वो भी बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी हैं, तो उनके ऊपर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स या फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन पॉइंट्स जो मिलते हैं स्पाउस के, वो इतने ज्यादा नहीं होते जितने प्राइमरी एप्लीकेंट्स के, यानी कि आपके होंगे। तो डिपेंडिंग, कुछ लोग अपने आप को इंटरचेंज भी कर लेते हैं, लाइक एज के हिसाब से या इंग्लिश स्किल्स के हिसाब से। जिस स्पाउस का भी अच्छा ये जो 2-3 चीजें होंगी, वो उसको प्राइमरी एप्लीकेंट कर लेते हैं ताकि पॉइंट्स उनके ज्यादा बन सके। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स मिलते हैं। अडेप्टेबिलिटी के अंदर बेसिकली ये देखते हैं कि अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन मिल जाए अगर आपको कोई जॉब ऑफर, तो उसके पॉइंट्स एडिशनल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका या आपकी स्पाउस का कोई सिबलिंग ऑलरेडी कनाडा में रेजिडेंट हो या पीआर होल्डर हो या सिटीजन हो, तो आपको उसके एडिशनल 15 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह मल्टीपल चीजों के और अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो मैं इन चीजों में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, क्योंकि ये इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बना नहीं रहा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि कहां गलतियां करते हैं लोग कैनेडियन इमिग्रेशन या इन जनरल इमिग्रेशन के अंदर, वो आप लोग ना करें और एक्ट जल्दी कर लें, ताकि आपको, अगर आपको इमिग्रेट करना ही है, तो वो आपके लिए आसान हो जाए। अच्छा, जस्ट लेट मी क्विकली गो थ्रू पीएनपी नॉमिनेशन। पीएनपी नॉमिनेशन होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं कनाडा में। लेट से ओंटारियो हो गया, ओंटारियो के अंदर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज के नाम से एक इनकी स्कीम है, जिसमें वो लोगों को पिक करते हैं। इसके अलावा सस्कैचुअन हो गया, इसके अलावा नोवा स्कॉशिया हो गया, क्यूबेक हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, पीईआई कहते हैं, मैनिटोबा, अल्बर्टा, न्यू ब्रंसविक और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो इस तरह जो 10 प्रोविंसेस हैं कनाडा में, उन सब के अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि इमिग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें सबसे पॉपुलर जो है वो ओंटारियो का है पीएनपी। इसके अलावा सस्कैचुअन का भी बहुत पॉपुलर है, क्यूबेक का पॉपुलर है। क्यूबेक के अंदर अगर आपके पास फ्रेंच स्किल्स हैं तो वो बहुत आपको फेवर करते हैं उसके अंदर। इसके अलावा और बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं वो भी दे रहे होते हैं। अब मैं ओंटारियो की बात करूं तो ओंटारियो के अंदर बहुत एक लेगेसी रही थी 2017 में, जब मैं अप्लाई कर रहा था, कि टेक को वो बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। और जितने भी उनके जॉब एनओसीज होते हैं, एनओसीज बेसिकली नेशनल ऑक्यूपेशन कोड होता है। अगेन, मैं ये वीडियो ऐसी हैपजर्ट आपको लग रही होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कैनेडियन इमिग्रेशन का, तो आपको शायद अंदाजा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी डिटेल में बनाऊं कैनेडियन इमिग्रेशन की, तो आप मुझे बताएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। मैं आपको अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे आप शायद कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं, आप खुद अपना काम करें, और वो ज्यादा बेहतर होगा। या अगर जा भी रहे हैं तो आप
कंसल्टेंट्स को उस तरह से उनसे उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह मैंने बताया पीएनपी आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे सकता है। वंस आपका पीएनपी अगर आ गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, किसी किस्म के भी पॉइंट्स हो पीछे आपका काम चल जाता है। अच्छा, लेट मी शो यू द इसका जो ट्रेंड है ना सीआरएस का, वो मैं आपको शो करता हूँ। सिंस लॉन्ग अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं आ रहा। इसका ट्रेंड आपको जब नजर आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फेडरल स्किल ट्रेड को जो देखेंगे या नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, क्योंकि जब ये सीआरएस के ड्रॉज होते हैं इसके अंदर मल्टीपल किस्म की स्ट्रीम्स होती हैं जिसके अंदर ये ड्रॉ करते हैं। इसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास भी होता है, फेडरल स्किल्स ट्रेड भी होता है, इसमें कभी कभी कोई प्रोग्राम स्पेसिफाई नहीं करते, पीएनपी भी होता है, और इसके अंदर इसके अलावा भी कभी कभी वो एडिशनल कोई स्ट्रीम लेकर आते हैं तो उसके हिसाब से भी ड्रॉ कर देते हैं। अब जो ड्रॉ करते हैं तो वो ये जो सीआरएस हमने बताया, सीआरएस के पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स की बेसिस पे ये ड्रॉ होता है। और जो भी एट यानी कि फर्ज करें आपका 460 पॉइंट्स हैं और ड्रॉ होता है, और ड्रॉ के अंदर जो नंबर आता है वो तकरीबन आता है 470 लेट से, तो आपका इस ड्रॉ के अंदर आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन आपका 46 लेट से 470 है और 470 पे ही क्लोज हो जाए, तो अगर 470 आपका भी है और 473 लोगों का और भी है, तो वो ये देखते हैं कि 470 के अंदर जो सबसे पुरानी प्रोफाइल होगी वो किसकी है। यानी कि प्रोफाइल वो होती है जो बेसिकली आप अगर इंटरनेट पर जाए ना, तो जो कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपनी, और खुद क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मैं आपको कहूंगा कि आप खुद क्रिएट करें, अपना पासवर्ड अपने पास रखें, कंसल्टेंट को ना दें। तो उसके अंदर आप ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये जब जब ड्रॉ होता है और टाई ब्रेकर आता है, यानी कि 470 लेट से सबके आ गए, 3-4 लोगों के आ गए, उसके अंदर जिसकी सबसे पुरानी प्रोफाइल होगी ना उसको वो पिक करेंगे। तो ये इस तरह चलता है। अच्छा, अब अगर इसके चार्ट को दोबारा आप देखें, इस चार्ट में मैंने वो निकाल दिए जो पॉइंट्स ऐसे थे जो कि हमारे काम के नहीं थे, जो पीएनपीज मैंने निकाल दिए, या जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर बहुत कम पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स नीचे हो जाते हैं, उसको भी निकाल दिए। मैं उन लोगों के लिए ये चार्ट दिखा रहा हूं इस वक्त, जो लोग इस वक्त बेसिकली ये समझें कि बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रायर कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है या कोई और ऐसी चीज नहीं है, उनको इसी चार्ट के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा और इन्हीं स्कोर्स में से स्कोर लाना पड़ेगा ताकि जो है ना उनका हो सके। तो आप ये चार्ट देखें, इसके अंदर आपको नजर आएगा कि सीआरएस स्कोर 413 का मिनिमम गया था और आजकल कुछ दिनों पहले तक 490 के करीब का स्कोर गया था। आप ये समझें कि 2017 अप्रैल के अंदर जब मैंने पहली दफा सोचा था कनाडा के बारे में, इमिग्रेशन का, तो उस टाइम पर जो स्कोर था वो 413 था। और जब मैं अपना एक रफ किस्म का एस्टिमेट मैंने लगाया कि मेरे कितने पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि उसमें जब आप कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, पहले दिन जब सोचते हैं, सोचने से लेकर एंड तक बेस्ट के सिनेरियो के अंदर आपको कम से कम 6-8 महीने चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करानी होगी, अपनी अटेस्टेशन वगैरह करानी होगी, फिर वो कनाडा भेजनी होंगी, और उसके बाद वहां से आपका रिजल्ट आएगा, उसमें टाइम लगता है। प्लस ये कि पैरेलल आपको आइल्स देना पड़ता है, आइल्स के अंदर आपको स्कोर लाना पड़ता है, अगर आपका पहली दफा में स्कोर नहीं आया तो दूसरी दफा देना पड़ेगा, इस तरह आपको टाइम लगता है। तो आप समझें कि 6 महीने तो आपके कहीं नहीं गए, 6 महीने के अंदर आपका ये काम सारा होता है। जब ये काम हो जाता है तो फिर आप पूल में जाते हैं, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके बाद ड्रॉ का वेट करते हैं। अब आप ये समझे कि जब मैंने अप्रैल में ये देखा, अप्रैल 2017 के अंदर के सीआरएस 413 पर है, मैंने जब अपने पॉइंट्स कैलकुलेट किए तो मेरे आ रहे थे 442 के करीब पॉइंट्स आ रहे थे। और इसके अंदर मैंने कहा यार ये तो आराम से हो जाएगा, तो मैंने फौरन काम स्टार्ट किया, आइल्स दिया, आइल्स में नंबर आ गए मेरे, इतने बैंड आ गया था कि 442 बन सकता था मेरा। उसके बाद मैंने अपनी एट द सेम टाइम मैंने अपनी और अपनी स्पाउस की डिग्री जो है वो वेरिफिकेशन के लिए दी, उसमें वो भी आ गई, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। अब ये समझे कि ये जो टाइम लगा ना 6 महीने का पूरा, जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उसके बाद ये सीआरएस बढ़ना शुरू हो गया था। अगर आप इसका ट्रेंड भी देखें तो 413 से ये शूट करना शुरू कर दिया था। और जब मेरा स्कोर मेरे पास आया 442 का, उस जमाने में इसका स्कोर तकरीबन 445 तक चल रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है यार, 1-2 हफ्ते के अंदर, और ये 2-3 हफ्ते के अंदर एक दफा ड्रॉ होता तो मैंने कहा ठीक है, हर हफ्ते ड्रॉ हो रहा है, इसमें आ ही जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भाई वो ऊपर ही जाना शुरू हो गया, मतलब ये ऐसा ऊपर जाना शुरू हुआ कि ये हाथ में ही नहीं आ रहा था। और उसी में मेरी बर्थडे भी आ गई। तो जब बर्थडे आती है तो बाय द वे 5 पॉइंट्स गिर जाते हैं आपके। तो जब वो 5 पॉइंट्स गिरे तो मैं अगेन आ गया तकरीबन कोई 437 के ऊपर आई गेस। और उसके बाद ये ऊपर दोबारा फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, 440s में आ गया था, लेकिन अर्ली 440s के अंदर। लेकिन मेरे क्योंकि बर्थडे आ चुकी थी, मैं नीचे चला गया था। बाय द वे एक और चीज मैं मजे की बताऊं, मैं जब 442 पर था
उस टाइम पे ओंटारियो ने पीएनपी अपने निकाले थे। और मैंने, अच्छा मजे की बात, कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर कोई चीज भी क्लियर नहीं है। कोई आपको कंसल्टेंट भी बोले ना कि ये उसको पता है, वो उसको पता है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको जो खुद पता होगा ना, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लें फेसबुक के, व्हाट्सएप के, आपको सब कुछ पता होगा, कंसल्टेंट को उतना भी नहीं पता होगा। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके केसेस खराब हुए हैं कंसल्टेंट्स की वजह से। मेरा अपना केस कंसल्टेंट के तो नहीं मैं ले रहा था, मैं अपना केस मैं खुद बताता हूं आपको। इस केस में मैं कहता हूं कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास एक चांस था कि मैं प्रॉबेबली ओंटारियो का पीएनपी ले लेता। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ओंटारियो के पीएनपी के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि उस जमाने में, अब तो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन उस जमाने में रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री, जो कि नॉर्मल एक्चुअल प्रोफाइल है कैनेडियन इमिग्रेशन की, वो जितनी नई होगी उसको उतना वेटेज देंगे। जबकि एक्सप्रेस एंट्री के टाइम पर उनका यह था कि जितनी पुरानी होगी उसको उतना टाई ब्रेकर के टाइम पर वेटेज देंगे। तो हुआ यह कि मैं टाई ब्रेकर की वजह से मैं उसको प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर रहा था, जबकि ओंटारियो के लिए चाहिए था कि जल्द नई से नई प्रोफाइल हो। और बाय द वे पीएनपी के अंदर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो मैंने कहा क्या जरूरत है जब हो ही जाएगा। उस पूरे दौरान पीएनपी हुआ ओंटारियो का, और एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे, अगर मैं रिक्रिएट कर चुका होता प्रोफाइल तो मेरा उसमें नाम आ जाता, लेकिन वो मैंने रिक्रिएट नहीं की थी, तो वो उन्होंने उसमें उसको कंसिडर भी नहीं किया। फिर मैंने, जब मुझे लगा कि यार ये तो इससे नीचे नहीं आ रहे इसके नंबर्स, तो मैंने फिर उसको अपना प्रोफाइल रिक्रिएट की। जब मैंने प्रोफाइल रिक्रिएट की तो फिर उसके बाद वो नहीं, ना पीएनपी हुआ ना एक्सप्रेस एंट्री हुआ। ये आप ग्राफ देखें कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा, इसका एक मैं रीजन आपको बताऊं कि ये क्यों हुआ था। 2000, आप ये समझेंगे 2018 के अंदर 33% जो स्टूडेंट्स थे इंडिया से, वो ऑप्ट करते थे यूएस को 2018 में, और 2021 के अंदर सिर्फ 9% स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं यूएस को। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस जमाने में जब ट्रंप के का तकरीबन 1 साल पूरा हो गया था, और बल्कि 6-8 महीने के अंदर ही उनके रंग आना शुरू हो गए थे ट्रंप साहब के। तो उन्होंने क्या किया था कि सबको कहा था कि भाई वो एंटी इमिग्रेशन लॉज आ रहे थे, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट लॉज आ रहे थे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा H1B के ऊपर प्रॉब्लम आ गई थी, लोग रिन्यू नहीं कर पा रहे थे। ये सारा फैक्टर जो था, ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है ना सीआरएस का, ये इसी वजह से ऊपर जा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि उससे पहले भी ऊपर था, लेकिन उस टाइम पर जो अब मैं इस ग्राफ के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जो सेकंड चार्ट है उसके अंदर आप देखेंगे कि ये कितनी टोटल कितने ड्रॉज हो रहे थे। तो जिस टाइम पे ये 413 हिट हुआ है उस टाइम पे ड्रॉज बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स को वो दे रहे थे, इन्विटेशन दे रहे थे। तो वो पहले कम इन्विटेशन जा रही थी तो उसकी वजह से वो नीचे था, लेकिन 2017 में इन्विटेशन ज्यादा हो गई थी तो पॉइंट्स भी नीचे आ गए थे। लेकिन जब ट्रंप साहब आए तो इन्विटेशन भी बढ़ रही थी और पॉइंट भी ऊपर बढ़ रहे थे, तो दोनों चीजें ही ऊपर जा रही थी। तो ट्रंप साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया था ये कैनेडियन इमिग्रेशन का स्कोप जो हम लोगों का था। एनीवेज, अगर मैं बताऊं आपको तो बेसिकली हो यही रहा था कि जितने भी लोग थे वो कनाडा को आई कर रहे थे, वो यूएस को छोड़ के जा रहे थे, और यूएस से बेहतर जगह कनाडा ही थी उस टाइम पर। तो सबको वो इतना कंपटीशन होना शुरू हो गया था कि पॉइंट टेबल ऊपर ही चले गए थे सारे। जो यूएस से जा रहे थे उनके पास जो है ना ऑप्शन ज्यादा था, और वहां पर रश बढ़ गया था, तो पॉइंट्स ऊपर चले गए थे। अब मैं आपको दो ऐसे केसेस बताता हूं जो एक पॉजिटिव है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि यार ये जो कंसल्टेंट्स हैं वो किस तरह आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे कंसल्टेंट होते हैं खराब, या मैं ये नहीं कहता कि आप कंसल्टेंट हायर ना करें। मैं कहता हूं आप अपनी आंखें खोले रखें। अब मेरा एक दोस्त है जिसका आराम से, उसके इतने अच्छे पॉइंट्स थे कि उसका आराम से एक्सप्रेस एंट्री में नहीं भी तो ओंटारियो वाले प्रोफाइल में हो जाता, लेकिन उसके कंसल्टेंट ने उसकी प्रोफाइल ही रिक्रिएट नहीं की। जैसे मैं था, मुझे तो पता था कि मैं क्यों नहीं कर रहा प्रोफाइल रिक्रिएट, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंसल्टेंट जो थे उनको भी पता होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसकी प्रोफाइल रिक्रिएट नहीं की, उसका ओंटारियो का मिस हुआ। और उसको बाद में पता चला, जब मैंने उसको बताया कि यार ये इस तरह हुआ है, तो उसने कंसल्टेंट को कहा कि क्या किया है। उसने बोला कि कंसल्टेंट ने नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मतलब ऊपर की। और जितने भी कंसल्टेंट मैंने देखे हैं वो सब अपने पैसे बनाने के लिए लगे हुए हैं। आप यूएई के अंदर देखें, 5,000 दिरहम आप उनको एडवांस दे देंगे, फिर वो हर चीज के आपसे पैसे मांगेंगे। और कंसल्टेंट बाय द वे एक और जगह पे ब्लैकमेल करते हैं आपको। कभी भी ब्लैकमेल ना हो उसके अंदर, हमेशा अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड अपने पास रखें, कभी भी कंसल्टेंट को ना दें। अगर दे भी रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपने खुद प्रोफाइल बनाई हो, कंसल्टेंट ने ना बनाई हो प्रोफाइल। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे मैंने अपने दोस्त का बताया, उसके पास पासवर्ड ही नहीं था। वंस आप उनको पैसे दे देते हैं ना, तो आपको फिर वो पासवर्ड भी नहीं बताएंगे, फिर वो उस पासवर्ड के एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे आपसे। तो मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल, और आपको पता होना चाहिए कि ये कैनेडियन जो प्रोफाइल है ये आप 2 बार नहीं बना सकते। सेकंड टाइम आप या तो आप विड्रॉ करके सेकंड बनाएं,
लेकिन एट द सेम टाइम दो प्रोफाइल रखेंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में आप पे इवन आप बैन भी हो सकते हैं, उसमें बड़े इश्यूज आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल अपने पास रखें और कंसल्टेंट को विजिलेंट रहें। ग्रुप्स में ऐड हो, फेसबुक ग्रुप में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, ऑनलाइन पढ़ें, वीडियोस देखें, लेकिन अपने आप को एम्पावर करें रादर देन जस्ट वेटिंग फॉर कंसल्टेंट टू डू अ मैजिक। अच्छा, इसी तरह दूसरी एग्जांपल, वो पॉजिटिव एग्जांपल है, वो मेरा एक कोलीग था जिसने इस तरह किया था। अब इसमें इस तरह था कि उसके भी पॉइंट्स नहीं बन रहे थे, लेकिन उसने उसके पास एक ऑप्शन ये था कि वो, अच्छा बाय द वे मेरे पॉइंट्स नहीं बन रहे थे, मेरी एज भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन मेरे पास मास्टर्स की डिग्री थी तो मेरे पॉइंट्स फिर भी थोड़े से बन रहे थे। मेरा जो कुलीग था वो बैचलर्स था, उसकी एज मुझसे कम थी, तो लेकिन वो मास्टर्स नहीं था। उसने उसी वक्त एमबीए स्टार्ट किया, और उसने एमबीए स्टार्ट करने के बाद अप्लाई किया इसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री में, उसका नहीं होना था, उसको पता था कि उसके पॉइंट नहीं बन रहे। उसने ओंटारियो के लिए अपने आप को देखे रखा। उसने एमबीए कर रहा था, विद इन एमबीए करते हुए 6 महीने के अंदर वो एलिजिबल हो गया कि पीजीसी अप्लाई कर सके, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। जब उसने पीजीसी अप्लाई किया तो उसके कुछ पॉइंट्स बढ़ गए। वो एक पॉइंट था विद इन 5 और 6 वीक्स उसके अंदर वो पॉइंट्स उसके बढ़े रहे थे। उस दौरान पीएनपी के लिए इनविटेशन राउंड हुआ ओंटारियो का, और उसके अंदर उसका नाम आ गया। और जब उसका नाम आया तो उसने फिर वो कर लिया। उसने अपनी स्पाउस को भी उसके अंदर ऐड नहीं किया था मेन एप्लीकेशन में, क्योंकि उसकी स्पाउस के आइल्स का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, तो उसने उसको ऐड नहीं किया था। अब आप देखें इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। ये जब ही बंदा कर सकता है जब खुद कर रहा हो। कंसल्टेंट आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेगा इस पूरे केस के अंदर। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आपको कंसल्टेंट को हायर करना है आप करें, लेकिन आप अपनी नॉलेज हर वक्त अप्लाई करते रहें, अपने आप खुद देखते रहें कि हो क्या रहा है। कंसल्टेंट पे रिलाय बिल्कुल भी ना करें। अब अगर मैं कंक्लूजन आपको बोलूं मेरा इस पूरे एक्सपीरियंस का इमिग्रेशन का, तो आप हमेशा, मैं आपको बोलूंगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप नहीं कर सकते तो कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, लेकिन जो भी करें आप कंट्रोल में रहें अपनी एप्लीकेशन के, क्योंकि ये इट्स अबाउट यू, अबाउट योर फ्यूचर। इसके अलावा ये कि डोंट डिले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने एक एक महीने को इंपॉर्टेंट समझें। अगर आपको इमिग्रेशन वाकई करनी है तो डू इट नाउ, उसका कोई नेक्स्ट डे नहीं होगा। आज करें, जितना भी काम करना है, जितना भी प्रोसेस करना है, जल्द से जल्द करें, इसमें कुछ भी डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे आखिरी बात ये कि अगर आप फेल हो जाएं इमिग्रेशन के अंदर तो डोंट वरी, क्योंकि द वर्ल्ड डजंट एंड देयर। उसके बाद आपके पास इतने ऑप्शंस हो सकते हैं कि कोई हद नहीं है। मैं खुद देख रहा हूं, मैंने और भी लोगों को देखा। एक तो ये कि बंदा डबल माइंडेड भी रहता है इमिग्रेशन के टाइम पर। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो अगर आपको श्योर शॉट है फिर तो आप उसको फोकस करें, लेकिन अगर आप श्योर शॉट नहीं है तो उसको फोकस ना करें। अगर आपने इमिग्रेशन को फोकस कर लिया ना, तो आप दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकते सिवाय जॉब के। जॉब में भी आप परेशान रहेंगे। तो वंस मैंने ये देखा कि जब मैंने इससे फोकस हटाया, क्योंकि हर वक्त बंदा वही सोच रहा होता है, जब मैंने उससे फोकस हटाया तो मैंने बहुत सारी चीजें और करना शुरू कर दी जो कि कंस्ट्रक्टिव थी। तो और मैं यही सबको बोलता हूँ कि हर चीज अच्छे के लिए होती होगी, तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि वहां हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, मूव ऑन टू योर लाइफ, और उसके अंदर डबल माइंडेड ना हो। कीप योर फोकस एट समथिंग विच इज टेंजिबल। अब इमिग्रेशन में अगर आपका पता है कि आपका स्कोर सीआरएस का लेट से 490 है, आपको पता है आपका हो जाएगा, फिर ठीक है आप फोकस रहें उस पर। लेकिन अगर आपका इतना अच्छा स्कोर नहीं है और कोई और ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा, या आपको पता है कि जो ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप उन ऑप्शंस को तो देख लें। लेकिन आप उसमें अगर डबल माइंडेड रहेंगे, उस चीज को भी देखेंगे और अपनी जिंदगी को यहां भी चला रहे होंगे, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, और फिर एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, डिसहार्टमेंट होगी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि आप जल्द से जल्द जो भी करना है जल्द से जल्द करें, डोंट डिले इट, और डबल माइंड ना हो। और अगर नहीं होता तो नथिंग टू वरी अबाउट, और बहुत सारे काम हैं जो दुनिया में कर सकते हैं। मेरी वीडियो नॉर्मली पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर होती हैं। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का जो इमिग्रेशन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं कि इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं, मैं अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस शेयर करूं जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका गए या यूके गए, तो आप मुझे बताएं, मैं और वीडियोस भी इस तरह की बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।